असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर पढ़ते पढ़ते पैसा कमाना हो, स्कॉलरशिप के साथ आपको रिसर्च की फील्ड में जाना हो, या फिर कुछ एजुकेशन एजुकेशन की फील्ड में आपको कुछ ज़बरदस्त करना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। अगर आप मास्टर डिग्री कर चुके हो या करने की सोच रहे हो, आप अपने पीजी डिग्री में भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे कि ये यूजीसी नेट है क्या, ये यूजीसी क्या है, फिर हम आगे की बात करेंगे। एक एक चीज एक एक पॉइंट पे हम आराम से बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूजीसी नेट, यूजीसी क्या होता है, सब ये बात करते हैं हम। यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये यूजीसी क्या करती है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, उनके ऊपर एक कमांडिंग बॉडी है जो उनको देखती है कि सही चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, इसका सिंपल सा तो ऐसा काम नहीं है कि ओनली मॉनिटरिंग कर रही हो, ये ना उसको कुछ हेल्प भी करती है काम करने में, आगे बढ़ने में। तो जो मेटिकुलस स्टूडेंट्स है ना, उनको रिसर्च के फील्ड में अच्छा काम करने के लिए, आगे हायर स्टडीज के लिए ये हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? ऑफ कोर्स उनको पैसा दे के। तो पैसा देने के लिए ऐसा तो है नहीं कि किसी में भी बांट देंगे, तो वो एक एग्जाम करवाती है जिसका नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ। एक तो काम हो गया इनका, जो मेटिकुलस स्टूडेंट है उनको पैसा देना, एग्जाम करवाना, वो हो गया अपना जेआरएफ हुआ। ठीक है, साथ में ही ये देखना कि जो ये प्रोडक्ट, जो मेटिकुलस स्टूडेंट्स है या जो भी अपने टीचिंग के फील्ड में आना चाहते हैं लोग, वो एक उनका स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा, वो स्टैंडर्ड क्या है, वो भी यही एग्जाम है। तो क्या होता है कि अपना नेट है जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो अगर आपको, तो ये आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है, पीएचडी वगैरह करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? जेआरएफ। सेम टेस्ट होता है, जस्ट उनकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे होती है, नेट की थोड़ी नीचे होती है, जेआरएफ की थोड़ी ऊपर होती है। ठीक है, इसमें तो आपको पैसे भी देती है ना, इसलिए अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड कर रहे हो तो आपका नेट ऑटोमेटिक क्वालिफाइड हो जा रहा है। ठीक है, इसमें लगभग आपको हर महीने 40,000 रुपये मिलते हैं। 35,000 तो आपका बेसिक कर रखा है, और प्लस उसके बाद एचआरए सिटीज टू सिटीज अपना वेरी करता है, तो लगभग 40,000 रुपये तो हो ही जाते हैं आपका। ठीक है, और ये जो यूजीसी है, ये क्या है, अभी बता ही चुका हूँ कि एक टाइप से हर यूनिवर्सिटी के ऊपर एक पेरेंट बॉडी है कि उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका असेसमेंट करना। ये अब देखो, पहले तो क्या होता था, जो ये यूजीसी थी ना, यही अपना एग्जाम कंडक्ट करवा लेती थी। ये जो यूजीसी थी अपना साल में 2 बार अपना एग्जाम कंडक्ट करवा लेती थी। बट क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने एक एजेंसी बना दी जिसका काम है ओनली टेस्ट करवाना, रिजल्ट निकालना, काम खत्म। ठीक है, वो एजेंसी कौन सी है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, दोबारा से एक बार, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, ये पूरा एग्जाम का नाम है। तो एनटीएफ स्टैंड्स फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो। ठीक है, इसकी क्या कट ऑफ, क्या कुछ रहता है, वो अभी हम आराम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है यूजीसी है क्या। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, उतना ही आपके लिए जानना काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कुछ काम करने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़ो भी गए तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक लॉ के जरिए ये बनाई गई बॉडी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी। और करती क्या है कि एक तो फंड प्रोवाइड करना है, और दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस है स्टैंडर्ड्स का हर इंस्टीट्यूशन में। दो काम है, एक तो फंड प्रोवाइड करना, दूसरा कोऑर्डिनेशन करना है, मैनेजमेंट करना है। वो सारा चीज़ क्या है, यूजीसी का काम है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ऐसा है कि यहाँ पे बीए 3 साल की है तो दूसरी जगह भी 3 साल की बीए होनी चाहिए, ऐसा सब कुछ तो कोऑर्डिनेट करती है, प्रमोट करती है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड वगैरह मेंटेन होना चाहिए, टीचिंग वगैरह का सब कुछ रेगुलेशन फ्रेम करती है कि भैया मिनिमम स्टैंडर्ड तो ये होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ग्रांट वगैरह देती है। ग्रांट क्या होता है, पैसा देती है भाई, पैसा देती है, इसलिए ही
सुपीरियर बॉडी है। उसके बाद क्या है कि जो भी अपना यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो ऑल ओवर इंडिया की सरकार है, और स्टेट गवर्नमेंट जो एक राज्य की सरकार है, उन दोनों के बीच में हायर स्टडीज को लेके कोऑर्डिनेशन करवाती है और इम्प्रूवमेंट में काम करती है। बेसिक कॉमन सेंस, नथिंग मच। तो ये हमने जान लिया यूजीसी नेट के बारे में, ओ यूजीसी के बारे में, ठीक है। उसके बारे में, ये यूजीसी नेट के बारे में अब हम जान लेते हैं, ठीक है। अब ये यूजीसी नेट क्या है? ये भैया एक टेस्ट है। जितने भी इंडिया में मेटिकुलर स्टूडेंट है ना, कि जो अपनी लाइन में अच्छा कर रहे हैं, उनकी एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। उसके ऊपर जो भी है, वो आपका जो भी कट ऑफ में ऊपर आया, उसको आप स्कॉलरशिप भी देंगे, वो एक अच्छा माना जाएगा कि अच्छा पैरामीटर पे हर कोई सेट हो रहा है। तो ये चीज़ क्या है, यूजीसी नेट करवाता है। वैसे ना नेट दो टाइप की है, एक तो CSIR नेट है, CSIR, और एक है यूजीसी नेट। जस्ट डिफरेंस इतना है, उसमें भी मेटिकुलर स्टूडेंट्स है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनको फंड मिलता है, सेम फंड मिलता है। और एक है यूजीसी। यूजीसी क्या है, जितने भी ह्यूमैनिटीज वगैरह के सब्जेक्ट है ना, उनमें ये फंड करवाता है। लगभग 83 सब्जेक्ट्स है जिसको ये स्पॉन्सर करता है, और CSIR में 5 का होता है, ठीक है। तो CSIR जो अपनी साइंटिफिक काउंसिल है, इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन इंडिया, वो वाला कंडक्ट करवाता उसको भी NTA ही है। तो बट उसका फील्ड अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स, तो वो जो जितने भी साइंटिफिक फील्ड है ना, उसको CSIR हैंडल करता है। और जो नॉर्मल फील्ड है उनको कौन हैंडल करेगा, यूजीसी नेट। फायदा दोनों का सेम है, ठीक है। हाँ, बस अंतर इतना आ जाता है कि पैसा कोई जल्दी रिलीज कर देता है टाइम पे, स्कॉलरशिप वगैरह, और कोई थोड़ा लेट रिलीज करता है, बट पैसा आपको सेम मिलेगा, सब कुछ आपको सेम मिलेगा, ठीक है। और एक तो ये है कि भैया जो भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आपकी क्राइटेरिया है ये। दूसरा क्या है कि कई सारी स्कॉलरशिप होती है जो SC के लिए है, या OBC के लिए है, या फिजिकल जो डिसेबल इंसान है उनके लिए है। और इवन जो माइनॉरिटीज के लिए है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फेलोशिप फॉर माइनॉरिटीज, वो भी कौन डिसाइड करता है, यही। मतलब अगर आप ये टेस्ट दोगे तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है कि ये पेपर पेन है या कंप्यूटर पे होता है? तो भैया ये होता है कंप्यूटर पे। आपको अपना माउस लेके क्लिक करके ऑप्शन सेट करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे क्लिक करो, बात खत्म। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो इसमें होता क्या है भैया, फॉर्मेट ये है कि 3 घंटे का एग्जाम है ये, मतलब बोले तो 180 मिनट। कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 क्वेश्चंस बोले तो कैसे आएंगे, इसमें ना 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होंगे एक ही साथ, बट 2 पेपर बोल दिया। एक तो क्या है, जर्नल साइंस पेपर है, जर्नल एप्टीट्यूड है भैया। आप में एक साइंटिफिक अवेयरनेस है या नहीं, उसके लिए बिल्कुल जर्नल पेपर है वो, जो कि हर ब्रांच के लिए सेम होने वाला है, ठीक है। पेपर 1 के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ आप वो देख लेना, उसमें डिटेल में एक एक चीज़ कवर की जाएगी, ठीक है। एक तो हो गया पेपर 1, उसमें कितना होगा, 50 नंबर का आएगा, ओ 50 क्वेश्चन आएंगे, और 100 नंबर का आएगा, मतलब 1/3 ये कवर कर रहा है। और 100 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे पेपर 2 के, और 200 मार्क्स, टू थर्ड टू थर्ड ये कवर कर रहा है, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात है जो इस एग्जाम को थोड़ा यूनिक बनाती है, वो है कि नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं। तो जस्ट एक मान लेना, टिप्स एंड ट्रिक मान लेना, या कुछ बढ़िया सा ज्ञान मान लेना कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, चाहे आपको आइडिया हो या ना हो। ABCD कोई भी ऑप्शन मत छोड़ देना। आपका जब 3 घंटे पूरे हो तो 150 क्वेश्चन आपके अटेम्प्टेड होने चाहिए, ठीक है। क्यों होने चाहिए वो भी मैं अभी बता देता हूँ। अगर आपको ग्रेस मार्क मिल रहे हैं ना, अगर कोई फॉल्टी क्वेश्चन है, तो क्या होगा, वो जो 2 नंबर मिलेंगे एजेंसी की तरफ से, वो किसको मिलेंगे, वो बस उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। तो यार क्या पता ऊपर वाला आपके सुन ले, जो ऑप्शन ठीक हो वही आप टिक करके आ जाओ। तो इसलिए आपका क्या है कि आपको रिस्क रिस्क नहीं है भैया, बस आपको अपना चांस लेना है।
फिर ऊपर वाले पे छोड़ देना, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा फॉर्मेट है। 1/3 तो पेपर ये कवर करता है, ये पेपर 1, और 2/3 करता है ये आपका खुद का कोर सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, और ये जर्नल पेपर होने वाला है। ये क्या होने वाला है, ये जर्नल पेपर होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी यही बात लिख रखी है। ये जो सारी चीजें है ना, ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उठा रखी है, ठीक है। तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपना इसको फॉलो करो, बात खत्म। तो क्या होगा, पहला पेपर 1 है 50 क्वेश्चन 100 नंबर, और क्या है कि बेसिक एप्टीट्यूड चेक करना है, और कुछ नहीं। ये इस पे हम आराम से डिटेल में बात करेंगे। ये 200 नंबर है, 100 क्वेश्चन। ये अपना क्या है कि सब्जेक्ट्स, जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वो है, सारे के सारे क्वेश्चन है, कंपलसरी है। 3 घंटे 180 मिनट का ये पेपर है। बस इतना जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसको जल्दी से स्किप भी कर सकते हो आप, ठीक है। फिर क्या है, हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। अगर आपने आपने अगर ठीक कर दिया तो कितने नंबर मिलेंगे, 2। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है गलत उसके लिए, आंसर के लिए। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया ना, तो आप अटेम्प्ट नहीं किया, अगर आप टिक नहीं लगा के आए, तो उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट आपको लगा के आना है, यही मैंने सबसे पहले बोला। फिर क्या बोला है कि एक ऑप्शन तो चूज करना ही पड़ेगा जो कि करेक्ट होगा, या तो करेक्ट कर लो, या जो बिल्कुल आसपास हो करेक्ट के, कि मतलब ज़्यादा सही हो, उसको चूज कर लो। तो ये जस्ट बचने के लिए क्या बोल के रखते हैं कि करेक्ट आंसर होना चाहिए, या जो कि क्लोजली करेक्ट हो। तो आपको क्लोजली भी लगे, बिल्कुल परफेक्ट ना लगे, तो भी आपको सिलेक्ट करके आ जाना है, बट एक छोड़ के कुछ नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद है, अगर कोई इनकरेक्ट है तो उसको किसको मिलेगा, जिसने वो आंसर दे रखा है। ये चीज लिख रखी है इसमें कि जो आंसर दे रखा है, जिस बच्चा दे के आ रखा है, उस केस में उसी को ग्रेस मार्क्स वगैरह मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोई इनकरेक्ट है, उसमें सेम चीज़ है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको नियरेस्ट ऑप्शन छांटना होता है। सिंपल सी बात ये बोलिए, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्या होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होने वाला है। उसके बाद जो बेसिक तो ये होने वाला है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल संस्कृत है, तो संस्कृत में ही होगा ना, तो इतना सा है, ठीक है। और अगर बाई चांस किसी भी, मतलब हिंदी और इंग्लिश है या किसी में भी कुछ डाउट आ रहा है ना, तो कौन ठीक होगा, इंग्लिश वाला ठीक माना जाएगा। कौन सा ठीक माना जाएगा, इंग्लिश वर्जन है वो ठीक माना जाएगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनटीए। एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अच्छा, अभी एक नॉर्मल सी बात होती है कि एज क्या है। देखो मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ, 20 सेकंड में काम खत्म। जेआरएफ के लिए एज है 30 साल, जेआरएफ के लिए एज है 30 साल। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज नहीं है किसी ग्रुप के लिए, बस आप देते चलो। जेआरएफ में क्या होगा, नॉर्मल 30 साल है, बट आप अगर एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर से हो, एसटी से हो, या फिर आपने कहीं पे रिसर्च की है, या आप वुमेन हो, तो आपको छूट मिल जाती है 5 साल की, या जो भी अप्लीकेबल है। टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बट लगभग इतनी 5 साल की आपको मिल जाती है। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है कि 30 साल से पहले ये आराम से कर लो। अदरवाइज आप अगर स्पेशल कैटेगरी से हो, तो आप थोड़े बाद में भी कर सकते हो, बट आपको करना जरूर चाहिए अगर आपने मास्टर वगैरह वो परस्यू कर रखी। यही चीज़ इसमें लिख रखी है जो मैंने अभी आपको बताया। और एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि इसमें ना कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार अटैम्प्ट दे सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे यूपीएससी में होता है ना कि जनरल कैटेगरी वाला 6 ही बार अटैम्प्ट दे सकता हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप देते जाओ, अच्छा बनते जाओ। अगर आप अच्छा बन गए, एक लाइन आपने क्रॉस कर ली, आप टॉप कैंडिडेट्स में सिलेक्ट हो गए, तो आपके वारे न्यारे, ठीक है। आपको जेआरएफ में मिलेगा, नेट में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। यही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का यूजीसी नेट के लिए जो बेसिक होता है ना, वो था हमारे लिए ये कि यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी क्या है, आपको यूजीसी के लिए क्या करना चाहिए। अब जो पेपर 1 पेपर 2 स्पेसिफिक वीडियो हमारी आराम से आने वाली है, तो आप आराम से देख लेना, ठीक है। धन्यवाद।